सुप्रभात। आज के सत्र में प्रबंधन के अंतर्गत हम संगठन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम यह कि संगठन किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समन्वित या तालमेल युक्त प्रयास करते हैं, अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन करते हैं, एक निश्चित पद सोपान का निर्धारण करते हैं, संसाधनों और तकनीक का प्रयोग करते हैं और इन सब के साथ साथ अर्थात प्रमुख तत्व लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो यह स्वरूप संगठन कहलाता है। अब किसी भी संस्था की सफलता के लिए एक प्रभावी संगठन का होना आवश्यक होता है। तो इस संगठन की प्रक्रिया कैसे की जाए, यह हमारा आज का विषय है। सर्वप्रथम संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना या निर्माण करना या बनाना है। कोई भी संगठन तब तक प्रभावहीन रहता है जब तक कि उसका कोई निश्चित सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं होते। और जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो समस्त संगठन, विभाग और व्यक्ति उनकी प्राप्ति की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो प्राथमिक कार्य है संगठन की प्रक्रिया का वह यह है कि संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। टेरी इस संबंध में कहते हैं कि संगठन कोई रामबाण औषधि नहीं है जिसको सभी उपक्रम में एक निश्चित मात्रा में प्रयोग किया जा सके। तो संगठन का प्रयोग संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप होता है। इसीलिए उद्देश्य किसी भी संगठन की आधारभूत आवश्यकता बन जाते हैं और उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, सबके समझ में भी आने चाहिए। सबको ये स्पष्ट हो कि उसे करना क्या है, किस दिशा में जाना है। तो परम आवश्यक है उद्देश्यों का निर्धारण। द्वितीय है कार्यों का विभिन्न भागों में विभाजित किया जाना। उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात संस्था के कार्यों की एक विस्तृत जानकारी या सूची तैयार की जानी चाहिए। कुछ कार्य किसी भी संगठन में, संस्था में ज़्यादा आवश्यक होते हैं, तत्कालीन होते हैं, प्रभावी होते हैं, आवश्यक होते हैं, और कुछ को स्थगित करके यदि हम क्रम का निर्धारण करें तो द्वितीय स्तर पर रखा जा सकता है। तो कार्यों को इस तरह से विभाजित किया जाना चाहिए कि महत्व की दृष्टि से एक तो समय के अनुसार, साथ ही साथ में इस तरह से विभाजित भी किया जाए कि विभिन्न तकनीकी के अनुसार किसी में किसी तरह की तकनीक प्रयोग होता है, फिर अलग अलग विभागों के अनुसार, अर्थात सुव्यवस्थित रूप से कार्यों का विभाजन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात क्रियाओं का समूहीकरण। जब किसी संगठन में एक बड़े कार्य को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है तो फिर उन विभिन्न क्रियाओं में, कार्यों में, विभागों में, व्यक्तियों के प्रयासों में एक समन्वय और समूहीकरण की आवश्यकता होती है। जब बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे पुल निर्माण का कार्य है, तो उसमें कार्य अलग अलग
विभागों को बांटे जाएंगे, तकनीकी विशेषज्ञों को बांटे जाएंगे और वो सब मिलकर के उस पुल निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे। यहाँ अब इन सारे के सारे, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र के हों, चाहे वो मटेरियल यानी निर्माण सामग्री के संबंध के हों, चाहे उनका आवागमन यानी लाना ले जाना ढोना इसके संबंध में हो, इन सब में समय के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार तालमेल होना जरूरी होता है, समूहीकरण आवश्यक होता है। तो यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि विभिन्न क्रियाएं किस समूह या शीर्षक के अंतर्गत रखी जाएंगी। जैसे हम कहीं निर्माण के समूह में रख सकते हैं, कहीं कुछ क्रियाओं को विपणन के अंतर्गत रखा जा सकता है, इसी तरह से और भी नाम दिए जा सकते हैं। तो क्रियाओं का एक विभाजन के पश्चात समूहीकरण भी आवश्यक हो जाता है। तत्पश्चात जो बिंदु आता है जिस पर ध्यान दिया जाए वह है कर्तव्यों की व्याख्या किया जाना, डिफाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। क्रियाओं के समूहीकरण के पश्चात इन क्रियाओं को या कार्यों को करने का वाले व्यक्तियों के दायित्व क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे और अधिकार क्या होंगे, यह स्पष्ट किया जाता है। जब व्यक्तियों के कर्तव्य और दायित्व स्पष्टतः पट जाते हैं और उनका विधिवत रूप से भली भांति रूप से संपादन करने के लिए अधिकारों का निर्धारण कर दिया जाता है, तो फिर संगठन का एक और चरण पूर्ण हो जाता है। फिर एक और चीज़ आती है कि कार्य योग्य व्यक्तियों को ही सौंपा जाए। यदि हमें कुशलतापूर्वक निर्धारित समय पर सही ढंग से अच्छा या गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाना है, तो जब कार्यों का विभाजन किया जाए उस समय ये देखा जाए कि जिन व्यक्तियों को कार्य दिया जा रहा है वे कुशल हैं, उस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता है, उनकी उस कार्य में रुचि है, यानी कि गुण, अनुभव, कुशलता, ज्ञान, चातुर्य, रुचि, अगर इनका ध्यान रखा जाएगा तो संगठन ज़्यादा प्रभावी ढंग से परिणाम दे पाएगा। तो कार्य योग्य व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। एक और चीज़ होती है, यदि योग्य व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनका परिणाम संस्था के लिए हितकर होता है, वो संस्था का ही परिणाम माना जाता है। उनके द्वारा किया गया, संपन्न किया गया श्रेष्ठ कार्य संस्था के परिणामों को प्रभावित करता है, आगे बढ़ाता है, संस्था की सफलता को आगे बढ़ाता है। और यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं तो प्रशिक्षण के माध्यम से, उन्हें सिखाने के माध्यम से, सिखाकर के तत्पश्चात उन्हें काम में लिया जा सकता है। अब इसके आगे फिर जो बिंदु है विचारणीय वह है भौतिक साधन और वातावरण उपलब्ध कराना। किसी भी संगठन का वातावरण व्यक्तियों को स्वतः प्रेरित करता है, एक व्यवस्थित कार्य वातावरण उपलब्ध कर देता है और संसाधन कार्यों को श्रेष्ठ रूप से संपादित करने, कम समय में संपादित करने, मितव्ययतापूर्ण ढंग से संपादित करने में सहयोग करते हैं। जो नवीनतम तकनीक उपलब्ध है कंप्यूटर की सहायता से या अन्य पद्धतियों से, तो वो अनेक व्यक्तियों के कार्य को इन नवीनतम तकनीक के सहायता से शीघ्रतापूर्वक, सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सकता है। इसलिए तो कार्य का वातावरण बनाया जाए, भौतिक और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाए। तत्पश्चात आता है अधिकारों का प्रत्यायोजन। एक ही व्यक्ति संपूर्ण संस्था में समस्त कार्य नहीं कर सकता, सारे तरफ ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए अधीनस्थों को उचित मात्रा में अधिकारों का प्रत्यायोजन कर देना चाहिए, जिससे कि विभिन्न विभागों के कार्य सही ढंग से शीघ्रतापूर्वक संपन्न हो सकें। यदि बार बार निर्देश उच्च अधिकारी से लेने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारी अपने समय का सही ढंग से संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका समय और श्रम भी अधिक लगेगा। इसलिए आवश्यक है कि आवश्यक मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में
अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया जाए, यानी उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को दायित्वों के साथ साथ उन्हें संपन्न करने के लिए अधिकार भी और जिम्मेदारियां भी हस्तांतरित कर दी जाए। और फिर आता है आपसी संबंधों का निर्धारण। पद सोपान आवश्यक होता है। पदों का क्रम क्या रहेगा, उसी के स्थिति के अनुसार, उसी स्थिति के अनुसार आदेशों का प्रवाह भी होता है। तो संगठन में अधिकारी अधीनस्थों की स्थिति, उनके कर्तव्य और दायित्वों की स्थिति और उनके बीच में परस्पर रिलेशंस स्पष्ट होनी चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है, जब ये स्थिति स्पष्ट होती है तो समन्वय करने में, यानी तालमेल युक्त प्रयास करने में सुविधा होती है और समन्वित प्रयास कम समय में, कम खर्चे में, यानी कि मितव्ययतापूर्ण तरीके से ज़्यादा परिणाम प्राप्त करने में कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये कुछ चरण थे जिनके अपनाने से हम संगठन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और संगठन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।